हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स के एमसीक्यू। बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कम टाइम में ज़्यादा एमसीक्यू हम कैसे कर लें और अच्छे तरीके से कर लें, और उनकी ट्रिक्स बताऊंगा। और वीडियो को हमारे और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहें, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू है। कहता है एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट है 3,-4 और 1,2। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट है 3,-4 एंड 1,2, और वो ट्राइसेक्ट हो रही है पॉइंट पी और क्यू से। कैसे हो रही है? ट्राइसेक्ट हो रही है पॉइंट पी और क्यू से। तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? ट्राइसेक्ट मीन्स एक ऐसी लाइन जो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, 3 हिस्से होते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 7 का ट्राइसेक्ट मतलब आपका सेक्शन फार्मूला यूज होगा। अब देखिए, पॉइंट पी जो है वो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन को। लाइन ए बी को 1:2 में करता है, और क्यू जो है वो 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक, अब देखिए हमें पॉइंट पी फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट पी का जो रेशियो है वो 1:2 है, और इसको हम लिखते हैं m1:m2 = 1:2। बहुत आसान है। अब देखिए सेक्शन फार्मूले का x कोऑर्डिनेट क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फार्मूले का x कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, ठीक, सेक्शन फार्मूले का x कोऑर्डिनेट है। अब देखिए p के जो रेशियो है वो m1 और m2 का रेशियो 1:2 है, तो यहां पर हम लिख देंगे 1+2, और ये आपका x रहेगा। बहुत आसान। फिर m1 की जगह पर 1 रख देंगे, m2 की जगह पर 2 लिख देंगे। अब कहानी बचती है हमारी x2 और x1 की। तो ये आपका x1 है और ये आपका x2 है। तो x2 हो गया 2 और x1 हो गया 3। सॉल्व करिए। 2 × 3 6 × 2 यानी कि प्लस हो जाएगा 8/3 हो गया। ठीक है, तो a की, अब इसको जो ट्राइसेक्ट कर रहा है वो a है, तो a की वैल्यू हो गई आपकी 8/3 हो गई। ठीक, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 8/3। क्यों? हम x कोऑर्डिनेट हमने इसलिए यूज करा है क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो ये a की वैल्यू हो गई हमारी 2 3 या 6, और सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? m1x2, तो 1 × 1 आएगा। एक सेकेंड। ठीक, और ये हमारा 2 × 3, तो ये 7/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका एमसीक्यू मैच कर जाता है कि a की वैल्यू 7/3 है, तो आपको b की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट हम सीख लेते हैं कि b को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो a आ गया आपका 7/3। अब देखिए q जो है a b को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये उल्टा हो जाएगा। m1 m2 आपका 2:1 का रेशियो अप्लाई करेगा। ये देखिए y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगेगा m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2 y1। यहां पर आपका रेशियो हो जाएगा 2+1, और m1 2 × y2 कितना है? ये वाला है, तो 2 प्लस m2 कितना है? 1, और y1 आपका ये वाला है -4। तो देखिए 2 × 2 4 +4, और ये -4, 4 - 4 इज 0, तो b की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो a आ गया था आपका 7/3 और b आ गया था 0। तो ये आपका MCQ 1 हो चुका है। क्वेश्चंस को मैं आपको इस स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं अपनी वीडियो के साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सर्किल से है, बहुत आसान। कहते देखिए टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट आप जानते हैं, टेंजेंट क्या होता है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर ऑलवेज इक्वल। और वहां पे जो एंगल बनता है सेंटर पे, थोड़ा छोटा सर्किल बना देते हैं। ठीक है, एक ये सेंटर है सर्किल का। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ contact. So this is radius perpendicular and this is tangent.
So P is a tangent, OA and OB is the radius which is perpendicular to the tangent at the point of contact, and this angle is इंक्लिनेशन कितने पर हो रहा है, 80 डिग्री पर। ठीक है, यहां पर एंगल कितने डिग्री का, 80 डिग्री। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, रेडियस रेडियस एक दूसरे के इक्वल हो चुका है कि, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, ये कॉमन साइड हो गई। तो RHS से आपने ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट दिखाया OBP को। ठीक है, ये प्रूव हो गए। अब हमने सीखा है कि अगर आपके दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से सारे एंगल भी बराबर होंगे। अब देखिए, ये 80 है तो यहां पर ये बाइसेक्ट करता है। जब हम एक थ्योरम यूज करते हैं अपनी उस वाली के द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं CPCT से, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे CPCT से। तो ये 80 है अगर, तो फिर ये भी 80 होगा। ये दोनों आमने सामने वाले एंगल है, एक सेंटर पे एंगल है और एक ये वाला एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये कितने बचे अब आपके, यहां पर कितना एंगल बचा आपका, बताइए, हम बताए इसमें कितना एंगल बचेगा फिर हमारा, अगर ये 80 हो चुका है, कितना हो जाएगा, 80 और 80 160, तो ये 20 बचेगा आपका, और 20 मतलब हाफ कर देंगे तो 10 बचेगा। ठीक है, तो ये 10 बच जाएगा आपका एंगल। ठीक, इसको थोड़ा सा उल्टा कर लें, अगर ऐसे भी आता है कि ये सिर्फ एंगल 80 नहीं है बल्कि पूरा एंगल 80 डिग्री का है, यहाँ पर पूरा एंगल 80 डिग्री का है, तो सामने कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का एंगल होगा। फिर सामने कितने डिग्री का होगा, 100, क्योंकि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। और आपसे पूछता है कि POA बता दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री, उसका हाफ हो जाएगा। तो सेंटर पे जो भी एंगल है बाइसेक्ट होता है, और टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन है वो भी बाइसेक्ट होता है। तो अगर ये फुल एंगल 80 डिग्री का है तो सामने 100 होगा और उसका हाफ 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही हमारा मुंह जवानी सवाल हो जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा और बहुत आता है ये सवाल हमारा टेंजेंट वाला। ठीक है, क्वेश्चन 3 कहता है, एक डाइस है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो सबसे पहले डाइस का सैंपल स्पेस क्या होता है हमारा, डाइस का सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 और 6। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछिए नंबर बिटवीन 2 एंड 6, 2 एंड 6 के बीच के नंबर की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम आपके पास 6 है और फेवर 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है आपके पास, 3 4 5 3 है, तो 3/6 सॉल्व कर लेंगे, 1/2 आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी इज द, कैसे डिफाइन करते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम आप डिफाइन करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 कह रहा है, 4 इफ P is a point on x axis such that its distance from the origin is 3 unit। ठीक है, एक ओरिजिन है हमारा, यहाँ पर सब जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है फिर से। उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस 3 यूनिट्स है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q ऑन OY, तो ये मान लीजिए आपका 3 है, तो x एक्सिस पर y पॉइंट 0 होता है। ठीक, कह रहा है पॉइंट Q बताइए OY पर सच दैट, ये मान लीजिए y है, सच दैट OP और OQ इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो देखिए ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, क्योंकि सब इक्वल है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 0,3, क्योंकि y एक्सिस पर क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये 0,3 कैसे हो गया। कह रहा है कि ओरिजिन से x एक्सिस की डिस्टेंस पॉइंट P पर 3 है, तो ये 3,0 होगा। तो अब ये कह रहा है कि OP और OQ इक्वल है, तो ये 3 यूनिट है, तो ये भी 3 यूनिट होना चाहिए, मगर y एक्सिस पर x 0 होता है, इसलिए 0,3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। क्वेश्चन 5 कहता है, दो इक्वेशन है, x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 = 0, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के ले लो, आएगा जरूर। कह रहा है 4 ऑप्शन है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और एक्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। ठीक,
तो रेशियो निकालेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2 का। a1/a2 यहां से मिलेगा द कोफिशिएंट ऑफ x 1/-3, b1/b2 मिलेगा द कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 2/6 एंड c1/c2 कांस्टेंट नंबर 5/1। देखिए ये 1/-3 है, ये भी सॉल्व होकर 1/3 आ जाएगा, दोनों इक्वल नहीं है। और जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन या लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। a1/a2 जब बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अगला सवाल कहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, फिर से है कि दो पॉइंट है x1 y1, एक है x2 y2, इनका मिड पॉइंट बता दो। कितना आसान सवाल है यार। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। मिड पॉइंट में रेशियो हमेशा 1:1 होता है, याद रखिएगा। रेशियो कितना होता है, 1:1 होता है। ठीक है, 6 सवाल हो गए आपके। ठीक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहे, बहुत आसान। अगला सवाल एएमयू इंटरेस्ट में भी आ चुका है, प्रोबेबिलिटी की रेंज बताइए। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 से ग्रेटर देन होता है और लेस देन 1 होता है, इंक्लूडिंग 0 and 1। दिस इज द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइज बिटवीन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। दैट इज प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव और मोर देन 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती और कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। अगला सवाल कहता है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ कोन, कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। कह रहा है दैट कैन बी कार्व आउट ऑन अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। हेमिस्फीयर क्या होता है भाई, हेमिस्फीयर क्या होता है, एक आपका बाउल, इसका है। तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, जिसकी रेडियस कितनी है, r है। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी है, r। ठीक, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या सीखा है, हेमिस्फीयर के केस में जो रेडियस और हाइट होती है दोनों एक जैसी होती है, रेडियस और हाइट दोनों एक ही होती हैं। ठीक है, तो h इक्वल टू यहाँ पर r है, उठाकर रख दीजिए यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर की पावर 3 हो जाएगा। हो गया एमसीक्यू आपका। ठीक है, 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हेमिस्फीयर में हाइट और रेडियस दोनों इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन। 2 डाइस में कितने आउटकम होते हैं, 2 डाइस में 6 × 6 36 आउटकम होते हैं। क्योंकि एक डाइस में 6 आउटकम देखने को मिलते हैं, तो 2 में 6 × 6 36 आउटकम होंगे। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने कि प्रोबेबिलिटी बताइए सेम नंबर ऑन द डाइस। सेम नंबर कौन होता है, 1 1 होता है, 2 2 होता है, 3 3 होता है, 4 4 होता है, 5 5 होता है और 6 6 होता है। ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर, या इसको डबलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डबलेट। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल कितने हैं, 6 और टोटल है 36, दैट इज 1/6। आंसर आ गया। ठीक है, तो 6 × 6 36 आउटकम होंगे 2 डाइस को जब आप फेंकेंगे तब। अगला सवाल कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 2bx प्लस 12 इक्वल टू 0। 2 इसका एक रूट है। ठीक है, 2 इसका रूट है अगर, और इक्वेशन x² प्लस bx प्लस q इसमें रूट इक्वल है। ठीक है भाई, तो q की वैल्यू बताओ। रूट इक्वल की कंडीशन क्या होती है, b इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। अब 2 इसका रूट है, इसका मतलब है आप x की जगह पे 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 12 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा ये, 4 प्लस 2b प्लस 12 इक्वल टू 0। रूट का मतलब है कि x को 2 से रिप्लेस करना है। रूट का क्या मतलब होता है, उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर x को 2 से रिप्लेस करना है। तो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 और 12 16 उधर जाके माइनस के 16 हो गए, b इक्वल टू -8 हो गया। तो b की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए आप। ठीक है, ये जो दूसरी इक्वेशन है जिसके रूट इक्वल है, यहाँ पे क्या बताया था कि ये इक्वेशन है जिसका रूट 2 है, बट इसमें से q की वैल्यू निकालनी है, जबकि इसकी कंडीशन ये है कि इसके रूट इक्वल है। x² प्लस bx प्लस q के रूट कैसे हैं भाई, इक्वल। तो उठा के b की वैल्यू रखिए
कितनी आई थी हमारे पास -8 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, b की जगह पर हमने -8 पुट किया। अब b इक्वल टू 0 है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। b की वैल्यू कितनी है -8, x का कोफिशिएंट -4 इंटू 1 है यहाँ पर, और c है q इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 64 माइनस 4q इक्वल टू 0 और 4q इक्वल टू 64। तो q से q की वैल्यू कितनी आएगी 16। ठीक है भाई, तो q आ गया आपका 16। ठीक, अगला सवाल भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है। क्या करना है, सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0। भाई मैथमेटिक्स बहुत आसान है, दुनिया की सबसे आसान चीज है। कह रहा है इक्वल रूट है, के की वैल्यू बता। इक्वल रूट की कंडीशन क्या है भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 6k माइनस 4 9 c कितना है 4 इक्वल टू 0। 36k स्क्वायर इक्वल टू 4 4 16 144। 36 से डिवाइड कर दीजिए 4 आ जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी ±2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ठीक है भाई, आगे आंसर आपका ±2। 11 क्वेश्चन हो गए, 12 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है tan थीटा इक्वल टू a/b। tan थीटा क्या, बहुत आता है ये क्वेश्चन, यहाँ बहुत आता है। a/b दिया हुआ है ना tan थीटा। tan थीटा कितना दिया हुआ है a/b, क्वेश्चन 12। तो a sin थीटा प्लस cos थीटा और a sin थीटा माइनस b cos थीटा की वैल्यू बताओ। बहुत आसान है भाई, इसमें से कभी कभी क्या करता है, देखो tan थीटा a/b है तो कहता है 5/3 दिया हुआ है, तो बताओ आंसर कितना होगा। इसमें a हो जाता है 5, b हो जाता है 3। यहाँ पर सवाल चेंज हो जाता है थोड़ा सा, तो कितना हो जाता है फिर 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, a 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो a/b की जगह पर कभी कभी 5/3 भी देता है। तो देखो tan बनाना है, दो तरीके से कर सकते हैं सवाल। एक थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा अगर ट्रायंगल बनाकर करेंगे, तो पहले इसको cos से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करो। तो डिवाइड करने पे sin अपॉन cos कितना होता है tan थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, और cos को cos से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, b बचेगा। इधर भी ऐसे हो जाएगा, sin अपॉन cos कितना tan थीटा और ये b। तो tan थीटा इक्वल टू कितना है a/b। उठा कर रखो यहाँ पे a इंटू a/b प्लस b और a इंटू a/b और माइनस b। एलसीएम लो, पहले सॉल्व कर लो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन में b से b काट दो। आंसर क्या आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, आंसर आ गया। तो tan थीटा गिवन था, तो हमने क्या करा, साइन को cos से डिवाइड किया। cos को cos से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों cos थीटा से डिवाइड किया जा रहा है। तो आंसर आ गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, अगला सवाल कह रहा है रियल नंबर से है, चैप्टर नंबर 1 से। रिलेशन सबको पता होगा, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक बात और याद रखिए, एचसीएफ एलसीएम से हमेशा छोटा होता है और एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड भी हो जाता है, यानी कि एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम। ओके, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से, या ये कह दो कि एचसीएफ छोटा होता है या स्मॉलर होता है, एंड एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। कह रहा है द एलसीएम ऑफ a एंड 18 इज 36। एलसीएम 36 है तो एलसीएम 36 लगा दीजिए। एचसीएफ 2 है, नंबर 18 है, तो दूसरा नंबर बता दो b कितना होगा, या a लिख लो b की जगह पे। ठीक है, तो ये देखो 18 2 36 हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो a की वैल्यू 4 आ गई, बस हो गया खेल खत्म। ठीक, तो HCF इज ऑलवेज लेस देन LCM एंड HCF इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ LCM। अगला सवाल कहता है इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 14, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है, एक है Q एक है R। Q का
क्यू के कोऑर्डिनेट है -6,5, आर के हैं -2,3 और कह रहा है पी मिड पॉइंट है A/3,4। अब देखो मिड पॉइंट का फार्मूला, किसका मिड पॉइंट, ये कौन है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो सिर्फ एक्स वाला ले लो, -6 प्लस -2/2 और इसका 2 में A/3 कर दो। ठीक है, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था, इससे पहले क्वेश्चन भी था x1 प्लस x2/2, ये था मिड पॉइंट का फार्मूला। ठीक, सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे -8, इधर आएगा तो -24 इक्वल टू 2a और 2 से डिवाइड करेंगे तो -12, ये का आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर बताइए। एक बिल्डिंग है 60 मीटर ऊंची, ठीक है भाई, एक बिल्डिंग है 60 मीटर ऊंची, तो देखो ये बिल्डिंग बना दी हमने भाई 60 मीटर ऊंची, कितनी है, 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग बना दी। कह रहा है इसके टॉप और बॉटम से कितने डिग्री का एंगल बनता है, 60 और 30 का, तो यहां पर तो बन रहा है 30 डिग्री का टॉप पर और बॉटम पे बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक, अब देखिए ये डिप्रेशन थे, डिप्रेशन यहां से बनेगा क्योंकि अल्टरनेट बराबर होता है तो इसलिए इसको यहां पे लिख दिया गया है। ठीक है भाई, तो आपके पास दो ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, इनकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, ठीक है, डी, ए बी सी डी ई। तो सी डी में देखिए इन ट्रायंगल सी डी ई एक राइट ट्रायंगल है, tan 30 लगाइए, tan 30 क्यों लगाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस देखो, बेस इसको मान लेते हैं x, तो फिर ये भी x हो जाएगा क्योंकि ये बराबर होंगे अपोजिट साइड। ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल 60 है तो इसको मान लेते हैं h, तो ये हो जाएगा 60 माइनस h। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये वाला है और ये बेस है, तो 60 माइनस h अपॉन x। ठीक है भाई, tan 30 इज इक्वल टू, tan 30 की वैल्यू लगा दो 1/√3 इज इक्वल टू 60 माइनस h अपॉन x। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। तो एक टावर बिल्डिंग है 60 मीटर ऊंची, ठीक, अब इसको सॉल्व करो, 60 1/√3 इज इक्वल टू 60 माइनस h अपॉन x। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू √3 60 माइनस h हो जाएगा भाई। ठीक है, अब एक ट्रायंगल और है, एक है राइट ट्रायंगल हमारे पास CAB, इसमें लगेगा tan 60। ठीक है, तो tan 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज द साइड अपोजिट टू एंगल। कितना है ये 60 और ये कितना है x, 60 अपॉन x, tan 60 होता है √3, 60 अपॉन x, तो tan, अब यहां से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, ये x की वैल्यू उठा के यहां रख दो, क्यों भी एक काम कर लो, कितना हो जाएगा ये, x इज इक्वल टू 60 अपॉन √3। ठीक है भाई, तो देखो ये भी x ये भी x, दोनों को इक्वल पुट करो, √3 60 माइनस h इज इक्वल टू 60 अपॉन √3, इसको इधर लेकर आओ, √3 3 हो गया, 3 60 माइनस h इज इक्वल टू 60, मल्टीप्लाई 180 माइनस 3h इज इक्वल टू 60 और 3h इज इक्वल टू 180 माइनस 60 120, 3 से डिवाइड कर दो 40 मीटर, तो हाइट ऑफ द टावर आ गई आपकी 40 मीटर। ठीक, हाइट ऑफ द टावर 40 मीटर। बड़ा सवाल था मगर आसान था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बड़े आ जाते हैं एमसीक्यू में, बैलेंस हो जाते हैं क्योंकि बाकी क्वेश्चन आपके बहुत छोटे थे, तो टाइम बैलेंस हो जाता है, उसमें कोई मतलब नहीं। ठीक, अगला सवाल हमारा है स्टैटिस्टिक्स का, चैप्टर नंबर 48। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का सवाल है हमारा अगला, स्टैटिस्टिक्स
कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कुछ क्लासेस दी गई हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्लास और फ्रीक्वेंसी, क्लास है हमारी 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90, 90 टू 100 और 100 टू 110। ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। फ्रीक्वेंसी है 13, 10, 15, 8 और 11। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। बहुत आसान। मॉडल क्लास कैसे पता करते हैं? लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है वही हमारी मॉडल क्लास होती है। मॉडल क्लास कौन सी है? द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी हैविंग द मॉडल क्लास 15 इज द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, और तो बड़ा नहीं है कोई, 13 है, 15 है, तो यही हमारी मॉडल क्लास है। इनमें लोअर लिमिट कौन सी है? 80। 80 इज द लोअर लिमिट एंड 90 इज द अपर लिमिट। ओके, तो आंसर आ गया आपका 80। लोअर लिमिट पूछा था मॉडल क्लास की, तो मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो होगी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो होगी वही हमारी होगी मॉडल क्लास। ठीक, इस कैल्शियम निकालना है। एलसीएम क्या होता है? द लार्जेस्ट पावर ऑफ द एवरी प्राइम नंबर, द लार्जेस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम नंबर। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 की पावर 3 लेंगे। यहाँ 3 पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 वाला लेंगे। तो हमें कौन सा नंबर लेना है? बड़ी पावर वाला नंबर लेना है एलसीएम में। कितना हो गया? ये 8 हो गया और ये 27 हो गया। मल्टीप्लाई करिए, 8 इंटू 7 56, 8 इंटू 2 216 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, एरिया ऑफ ट्रायंगल है मगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सवाल है, उसको एरिया बनाना है। कह रहा है लाइन दी गई है, एक एक्स इक्वल टू 3 है, एक एक्स इक्वल वाई इक्वल टू 4 है और कंडीशन है कि एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। और देखिए एक ग्राफ बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स कितना कहता है? 3। देखो जब आप एक्स 3 रखोगे तो वाई 4 होगा, तो कितना हो जाएगा? एक कोऑर्डिनेट होगा आपका 3,4। ठीक, मगर ये दोनों इक्वल भी हैं तो 3,3 भी हो सकता है और ये 4,4 भी हो सकता है। ठीक है, यहां से अगर देखेंगे तो 3,4 एक कोऑर्डिनेट है, मगर इस कंडीशन के हिसाब से दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और 4 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएगा? देखो मान लो ये 3 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 3 है, तो ये 3 हो गया आपका ए पॉइंट, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो। फिर 3 से 3 यहाँ नहीं, ये 3 4 सॉरी, तो ये बी हो गया। फिर 3 4 थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक, फिर 4 4 यहाँ पर आएगा। ठीक, ये हमारा राइट ट्रायंगल बना। कितने का डिफरेंस है? 1 1 का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ आंसर आ गया आपका। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट कैसे निकाले हमने? x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 4 है, तो 3 4 हो गए। मगर इस कंडीशन के हिसाब से x और y दोनों इक्वल है, तो 3,3 भी हो सकता है और 4,4 भी हो सकता है। उसको प्लॉट कर लेंगे और एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल लगा देंगे, हाफ बेस इनटू हाइट, तो आंसर आपको मिल जाएगा। अब इसका अल्टरनेटिव सुनो। इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन क्या है? अगर x इक्वल टू a है, y इक्वल टू b है एंड x इक्वल टू y है, तो उसका एरिया बता दो, हाफ ए बी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, असर्शन रीजनिंग आ जाता है। अब ए आर वाले सवाल आ जाते हैं। कह रहा है 3 इज अ रेशनल नंबर। असर्शन क्या है भाई? 3 इज अ रेशनल नंबर। ये सब जानते हैं भाई, 3 इज अ रेशनल नंबर होता है। कह रहा है अगला, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर रेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट रेशनल होता है? अगर 3 रेशनल है तो क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट रेशनल होगा? सारे का तो नहीं होगा यार। जैसे 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, मगर रूट 5 बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक, तो जैसे 9 ले लीजिए, 9 में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 16 ले लीजिए, 4 हो जाएगा, विच इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नहीं है। तो ये वाली बात तो सही है मगर ये वाली बात गलत है। दैट इज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है भाई, तो 3 तो रेशनल है
मगर हर एक स्क्वायर रूट इरेशनल हो ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। कह रहा है फिर अगला राइट ट्रायंगल के बारे में, कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी 24 है, बी सी 10 है, ए बी है 24, बी सी कितना है 10 और ए सी है 26, ठीक। कह रहा है देन एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है या नहीं है, ठीक। रीजन क्या कह रहा है, ये असर्शन है। रीजन क्या कहता है, अगर दो ट्रायंगल में उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, कितने, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल आर सिमिलर। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो क्या ट्रायंगल सिमिलर होगा या नहीं होगा, ये बताना है। तो पहले इसको चेक करते हैं क्या ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है। राइट ट्रायंगल चेक करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। राइट ट्रायंगल चेक करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल की कहानी दे रहा है और ये सिमिलर ट्रायंगल की कहानी दे रहा है, तो ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकता, ठीक है भाई। ये किसकी कहानी बता रहा है, राइट ट्रायंगल की, ये सिमिलर ट्रायंगल की। तो सिमिलर ट्रायंगल राइट ट्रायंगल का एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकता। अब 12 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 होता है, बीसी का स्क्वायर 100 होता है और एसी का स्क्वायर 26 का स्क्वायर 676 होता है। ये सबसे बड़ी साइड है तो हाइपोटेन्यूज हो सकती है। इन दोनों को ऐड करिए 676 के बराबर आ जाएगा। तो ये पाइथागोरस तो प्रूव हो गया, यहाँ पर ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये कोई परपेंडिकुलर होगा या ये बेस होगा, दोनों में से कोई भी एक, ठीक। तो दूसरी बात क्या है, हाँ दो ट्रायंगल सिमिलर हैं अगर उनके एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। बट ठीक है, तो दोनों ट्रूथ हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल राइट ट्रायंगल का रीजन नहीं हो सकता। ये 20 एमसीक्यू थे आपके, मन लगाकर पढ़िए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, 100% आप मार्क्स ला सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। रोज मेरी वीडियो को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी जरूर करिए। बहुत अच्छे एमसीक्यू मिलेंगे आपको, 20 एमसीक्यू आपके हो गए हैं आज। थैंक यू वेरी मच, मजा आ जाएगा रोज पढ़ते हुए, आपको बहुत मजा आएगा।